नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, हम लोग समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जलधारा के बारे में बात किए। जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, जलधारा क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की दो विशेषता होती है। ये तुलनात्मक रूप से गर्म और ठंडे होते हैं। जलधारा की जब भी बात की जाए तो आप इतना समझिएगा कि जलधारा एकदम से गर्म नहीं होते हैं, ये तुलनात्मक रूप से गर्म होते हैं और तुलनात्मक रूप से ठंडे होते हैं। तुलना किसे की जाती है? तो उन जलधाराओं के आसपास की जल राशियों से। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लिए कि जलधाराएं गर्म और ठंडी होती हैं। ये हर महासागर की अपनी विशेषता है जलधाराओं की। आज हम लोग अटलांटिक महासागर की बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग उत्तरी अटलांटिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। चूंकि यह पृथ्वी या भूमि के बीच से गुजरती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो आज हम लोग अटलांटिक महासागर की उत्तरी भाग के बारे में, उनकी जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे दें, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। एक साइड में गर्म जलधारा और एक साइड में ठंडी जलधारा लिख लें। गर्म जलधारा के तरफ आप लिखे उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, फ्लोरिडा गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह गर्म जलधारा, इरमिंजर गर्म जलधारा और नॉर्वेजियन गर्म जलधारा। ठंडी जलधाराओं की बात करें अगर उत्तरी अटलांटिक की, तो पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा, पश्चिमी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा और किनारी ठंडी जलधारा। आइए आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन जलधाराएं अपने मार्ग से आगे बढ़ती हैं और किस स्थान पे इनको किस नाम से जाना जाता है। अब पहले पॉइंट में लिखेंगे उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति। उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति वाणिज्यिक पवन, पृथ्वी के केंद्र प्रसारित बल तथा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण होती है। ठीक है, तो इन जलधाराओं की उत्पत्ति हो गई। तो ये जलधाराएं किस दिशा में बहती हैं, समझने का प्रयास करेंगे। केंद्र प्रसारित बल के बारे में बात कर रहे हैं, वाणिज्यिक पवन के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग पढ़ेंगे कि वाणिज्यिक पवन जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो ये जलधाराएं इस दिशा ये पवने जो पछुआ पवन जो व्यापारिक पवने हैं या वाणिज्यिक पवने हैं, ये इस दिशा में ऐसे बहती हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ के जल राशियों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक है। दूसरा, केंद्र प्रसारित बल। पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो केंद्र प्रसारित बल पूर्व से पश्चिम। तो जो जलधाराएं हैं वो किधर से किधर बहेंगी? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। तो हम लोगों ने बात की कि इन सभी कारणों से जलधाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे आप। देखिए कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह दक्षिणी अमेरिका के ब्राजीलियन तट से टकराती है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजीलियन तट से टकराती है और तट का अनुकरण करते हुए फेरल के नियम के अनुसार, हम लोग फेरल का नियम पढ़े हैं। फेरल के नियम में क्या पढ़े हम लोग कि फेरल के नियम में जो उत्तरी गोलार्ध की वायु है वो अपने मार्ग से आगे बढ़ते हुए अपने मार्ग से विक्षेपित होती है। किस दिशा में? तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर। तो चूंकि पवने या जो वायु दाब है ये सभी जलधारा की उत्पत्ति में सहायक है, उनके आगे बढ़ने में सहायक है। तो ये जब जिस दिशा में विक्षेपित होगी तो जलराशियां भी उसी दिशा में विक्षेपित होगी। तो यहाँ पे भी फेरल का नियम काम करता है और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर जलराशियां मुड़ जाती है तट का अनुकरण करते हुए। इतना सारा आप लिख लिए। आगे लिखिए, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के पास देखिए ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे कैरिबियन द्वीप समूह है। कैरिबियन द्वीप समूह किसे कहते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह को। और पश्चिमी द्वीप समूह इसे अंग्रेजी में कहे तो वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों को कैरिबियाई खिलाड़ी कहा जाता है। तो कैरिबियन द्वीप समूह और मैक्सिको की खाड़ी की बनावट ऐसी है कि यहाँ से जब जलधाराएं आगे बढ़ती हैं तो उनकी रफ्तार काफी तीव्र हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आप नोट में लिख लेंगे कि जलधाराएं जब काफी तीव्र गति से प्रवाहित होने लगे तो उन्हें स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट में लिख लेंगे।
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे खाड़ियों और तटों का बनावट कुछ ऐसा है कि ये जल राशियां यहाँ से बढ़ने में, अपने साथ आगे बढ़ने में काफी तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे इनका नाम गल्फ स्ट्रीम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के पास इन्हें गल्फ स्ट्रीम कहा गया है, क्योंकि यह गर्म जलधारा है। ठीक है, विषुवत रेखा के पास अगर कोई भी जलधारा चलेगी या बहेगी तो जाहिर सी बात है कि गर्म जलधारा ही होगी। ठीक है, तो चूंकि यह गर्म जलधारा है तो इसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है वो काफी गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने के कारण क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका के जो पूर्वी तट है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के कारण काफी वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लिए। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के बाद यहाँ पे देखिए यह है फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा के पास से ही एक गर्म जलधारा और आगे बढ़ते हुए आगे आती है जिसका नाम है फ्लोरिडा गर्म जलधारा। यहाँ पे देखिए एरो से दिखाया गया है, तो फ्लोरिडा गर्म जलधारा है। ठीक, ये जलधारा जब आगे बढ़ती है तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है। हम लोग पढ़े हैं पछुआ पवन की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा से किस दिशा में होती है, ये तो बताने वाली भी बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पछुआ पवन का जो विकास होता है वो यहाँ पे 45 डिग्री के पास काफी वाइड होता है, काफी अधिक मात्रा में होता है, और वह इस जल राशि को, इस जलधारा को अपने प्रभाव में ले आके पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर धकेलता है। ठीक है, तो पछुआ पवन के प्रभाव में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पछुआ पवन के प्रभाव में आकर यह उत्तर पूर्व दिशा में उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह के नाम से प्रवाहित होती है। तो यहां से ये जो जल राशि है आगे बढ़ा किस नाम से, उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह के नाम से। आगे बढ़ने के बाद यह जल राशियां ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराती है और 3 भागों में बढ़ जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह जब ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराती है तो 3 भागों में बढ़ जाती है। ये बात आप लिख लेंगे कि ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराने के बाद यह 3 भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा आइसलैंड की ओर इरमिंजर गर्म जलधारा के रूप में, दूसरी शाखा नॉर्वे की तटों की ओर नॉर्वेजियन गर्म जलधारा के रूप में, और तीसरी शाखा विषुवत रेखा की ओर किनारी ठंडी जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका प्रभाव को हम यहाँ पे बताते चले कि ये जो है नॉर्वेजियन गर्म जलधारा, ये जब नॉर्वे के तटों की ओर जाती है तो वहां के वातावरण को गर्म कर देती है। तो वातावरण के गर्म होने का प्रभाव यह होता है कि शीत ऋतु में भी यहाँ के बंदरगाह खुले रहते हैं। तो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि नॉर्वे के तटों के सालों भर खुले होने का कारण क्या है, तो आपका एक आंसर यहाँ पे होगा कि नॉर्वेजियन गर्म जलधारा का प्रभाव है। देखिए दक्षिण की ओर किनारी ठंडी जलधारा के रूप में नीचे आती है एक जल राशि, तो इसका प्रभाव यह होता है कि जिस दिशा में भी, जिस क्षेत्र से भी ठंडी जलधाराएं बहती हैं उस क्षेत्र के आसपास के तापमान को घटा देती हैं। ठीक है, तो जब तापमान घट जाएगा तो उस क्षेत्र में बाष्पीकरण की दर प्रभावित होगी, तो बाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होंगे, और वर्षा अगर नहीं होंगे तो मरुस्थल का विकास होगा। जाहिर सी बात है। तो जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ेंगे, जिस क्षेत्र में भी ठंडी जलधाराएं बही हैं उस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। हम लोग आगे काफी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो किनारी ठंडी जलधारा के कारण किस मरुस्थल का विकास हुआ, तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के विकास में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इधर इधर जल राशियां बहती है और बीच का जल शांत रहता है। अब इसको ऐसे लिखेंगे कि बीच का जल स्थिर रहता है, जहां सारगैसो नामक, बीच का जल स्थिर रहता है जहां सारगैसम नामक घास पाई जाती है। बीच का जल स्थिर रहता है जहां सारगैसम नामक घास पाई जाती है। तो इसी घास के प्रधानता के कारण इस क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। तो इसी घास के प्रधानता के कारण इस क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, तो सारगैसो सागर। ये जो क्षेत्र है ये
सार्गेसो सागर है। आप जाके लूसेंट में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां पे अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति भी बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे आप लोग कि गर्म पश्चिम गम, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने लगभग जो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधारा का जो प्रवाह है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधारा का जो प्रवाह है वो क्लॉकवाइज है। देख रहे होंगे आप, घड़ी की सुई इसी दिशा से आगे बढ़ती है ना, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी के सुई के दिशा में है। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम लोग ठंडी जलधाराओं के बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड है, आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड के पूरब से और पश्चिम से जो दो प्रकार की या दो जलधाराएं बहती है। पूरब की ओर से पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा और पश्चिम की ओर से पश्चिमी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा। ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड और पश्चिमी ग्रीनलैंड का मिलन होने के बाद इस संयुक्त जलधारा को लैब्राडोर ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। देखिए लैब्राडोर यहाँ पे नाम क्यों पड़ा, तो लैब्राडोर एक प्रायद्वीप है, किसका, तो कनाडा का। ठीक है, तो कनाडा का प्रायद्वीप है और उसी क्षेत्र से ये जलधाराएं बहती हैं, तो इन्हें लैब्राडोर कहा गया है। तो इसको आप लैब्राडोर कह सकते हैं। ठीक है, लैब्राडोर और उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह के मिलन होते हैं, कहां पे, 50 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में। और जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है तो एक प्रकार का मछलियों के भोज्य पदार्थ के रूप में प्लैंकटन का विकास होता है। समझ पा रहे हैं, प्लैंकटन का विकास होता है और वह जो क्षेत्र है वो कोहरा भरा वातावरण का क्षेत्र बन जाता है। और प्लैंकटन जो है वो मछलियों का भोज्य पदार्थ है। तो जहां पे भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का मिलन होता है, प्लैंकटन का विकास होता है और उस क्षेत्र में मछलियों का व्यापक पैमाने पे मछली का उत्पादन होता है, या कहें कि मत्स्य पालन होता है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रैंड बैंक का नामक एक मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन का एक कह सकते हैं कि ग्रैंड बैंक का विकास हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड बैंक किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से। और ग्रैंड बैंक का विकास कहां पे हुआ है, तो न्यूफाउंडलैंड के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में बात की। तो दोस्तों हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराओं की प्रवृत्ति है वह क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं की प्रवृत्ति है। अब हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में देखेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो भी जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक थे वे सभी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की उत्पत्ति के भी कारक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इन सभी कारकों से, इसको अगर आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वाणिज्यिक पवन के प्रभाव और अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा एवं पृथ्वी के बनावट के कारण जल राशि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए ब्राजील के तट से टकराती है और फेरल के नियम का अनुकरण करते हुए अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। चूंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में है तो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, जब यह जल राशि ब्राजील के तटों से होकर गुजरती है तो इसका नाम ब्राजीलियन गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ब्राजीलियन गर्म जलधारा आगे बढ़ते हुए 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पछुआ पवन के प्रभाव में आती है। सारे बात को आप लिख लेंगे, ब्राजीलियन गर्म जलधारा आगे बढ़ते हुए 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के पास पछुआ पवन के प्रभाव में आती है और दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे इसका जो नाम हो जाता है, ये जो नाम हो गया यहाँ पे, इसका नाम हो गया क्या, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, ये बात आप विश्व के किसी भी महासागर की जलधारा पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी महासागर के दक्षिणी भाग में विश्वव्यापी ठंडी जलधारा बहती है। और ये जो विश्वव्यापी ठंडी जलधारा है यह किसके प्रभाव के कारण है, तो अंटार्कटिका के प्रभाव के कारण है। चूंकि अंटार्कटिका एक विश्व का महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है, तो उसी के प्रभाव के कारण विश्वव्यापी ठंडी जलधारा बहती है। तो पछुआ पवन के प्रभाव के कारण क्या होता है कि ब्राजीलियन गर्म जलधारा मुड़ जाती है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है।
आगे बढ़ने पर क्या होता है कि इसकी एक शाखा विश्वव्यापी ठंडी जलधारा, जिसे अंटार्कटिका की जलधारा भी कहते हैं, इसकी एक शाखा अफ्रीका के तटों की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अफ्रीका के तटों की ओर जब यह शाखा प्रवाहित होती है तो इसका नाम पड़ जाता है बेंगुएला ठंडी जलधारा। आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं कि बेंगुएला ठंडी जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, किस महासागर में बहती है और यह किस देश के नाम पर इसका नाम बेंगुएला ठंडी जलधारा पड़ा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ अफ्रीका में पश्चिमी तट पर एक देश है अंगोला, और अंगोला का एक शहर है बेंगुएला, और उसी बेंगुएला के नाम पे इस जलधारा का नाम बेंगुएला ठंडी जलधारा पड़ा। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जलधारा की जो प्रवृत्ति है वो इस रूप में है, देख रहे हैं, इस रूप में। तो अगर घड़ी की सुई के दिशा के रूप में, अगर इसको हम घड़ी की सुई की दिशा से इससे अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, हो गया ना, घड़ी की सुई इस दिशा से लेकिन ये इस दिशा से। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल बात हो गया कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की प्रवृत्ति है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक और जलधारा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका फॉकलैंड, और फॉकलैंड के पास एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है फॉकलैंड ठंडी जलधारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में बात की। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को अच्छे से समझ लेंगे और किसी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पे एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि यहाँ पे सारगैसो घास नहीं पाई जाती है लेकिन विषमताएं कुछ उसी प्रकार की होती है, तो यहाँ पर के भी बीच के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। समझ गए बात को। दूसरी, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। तो एक और बात जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी इसमें फंसेंगे नहीं, वह यह है कि जो भी जल राशि, जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा से आगे बढ़े वो गर्म जलधारा, और जो जलधारा ध्रुवों की ओर से आगे बढ़े वो ठंडी जलधारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीनलैंड की जलधारा भी ध्रुव से आ रही है, तो ये ठंडी जलधाराएं हैं। आप देख रहे हैं किनारी ठंडी जलधारा है, तो इसका जो दिशा है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है। समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेंगुएला ठंडी जलधारा, इसकी दिशा क्या है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर है ना। यहाँ पे देखिए फॉकलैंड की धारा, इसकी दिशा भी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। तो जो भी जलधाराएं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगी वो ठंडी, और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आएंगी वो गर्म। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को काफी विस्तार से जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको इसमें क्या दिक्कत हुआ और क्या आपको बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। यहाँ पे एक बात मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट होगा, इसे मैं एक सपोर्ट के रूप में समझूंगा और अपने तन मन से आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।